क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलो बातें सुनो। क्यों लेट आ रहे? हाँ, फिर तूने क्या बोला? सलाम साहब। लाइसेंस नहीं है ना? हाँ, चलो देखो इधर, गौरी ध्यान है इधर। हाँ, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। चल, ये पहले टिक कर। मेंडल ने जो भी काम किया था उसका, मेंडल ने जो भी वर्क किया था पी प्लांट के ऊपर, अलग अलग क्रॉसिंग किए थे, अलग अलग रिजल्ट निकले थे। तो जो भी मेंडल ने 7 इयर्स काम, तुझे पता है मेंडल ने कितने ईयर्स काम किया था? 7 इयर्स। कैसे पता? शुरू में था ये टॉपिक। बोल कब से कब काम किया था, रिपीट कर एक बार। वो लिखा होगा वहां पे 18, यानी 18 कहाँ शुरू किया? 56, 56 से 63। 56 से लेके 63, बराबर। तो ये वर्क था मेंडल का। और इसके बाद उन्हें किताब पब्लिश कब की? ये तीनों नंबर याद रखना। किताब पब्लिश कब की? 65 किताब पब्लिश की, बराबर है। हाँ, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट किताब का नाम था, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स। ओके। किताब पब्लिश की 1605 में, 1865 किताब पब्लिश की। लेकिन बेटा, किताब पब्लिश की, लेकिन किताब को पढ़ने वाला कोई नहीं था। लगभग 1900 तक किसी ने भी किताब को पढ़ा नहीं। पब्लिश हुआ, किताब को नहीं पढ़ा। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तुम जब 11वीं में चले गए, तुमने एनसीईआरटी खरीद लिया, 2 साल पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट 12वीं के बाद। किताब नहीं पढ़ी किसी ने, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस ही नहीं था। मेंडल को कोई जानते नहीं थे, क्योंकि उस वक्त एक नाम चर्चा में बहुत था, डार्विन डार्विन डार्विन। जहां देखो डार्विन डार्विन। तो लोगों ने इनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जब किसी आप एक पर्सन को बहुत नॉमिनेट करते हो ना, दूसरा पर्सन को आप देखते भी नहीं। डार्विन का कंसेप्ट यही इसी इरा में था, मतलब इसी वक्त था। पढ़ा इवोल्यूशन हमने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऐसा नहीं कि डार्विन अच्छे साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन उस वक्त डार्विन को लोग पढ़ते थे, सुनते थे, उनके पेपर पब्लिश होते थे, और वो थोड़ा फेमस भी थे, है ना। इनको कौन देखता था? इनको कौन सुनता था? कौन पढ़ता था? हार्डली एक चर्च में एक स्पीच देते थे, ये टीचर थे चर्च में। तो इनका इतना वर्क नहीं था, है ना, जितना डार्विन का था। मतलब नाम की बात कर रहे हैं, इनका वर्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हुआ वर्क। इसीलिए इनकी इसके बीच में इनकी मौत भी हो गई, इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ हो गई एज अ टीचर। क्या हो गई? डेथ। लेकिन जैसे 1900 आया, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए। उनको जेनेटिक्स के ऊपर पढ़ाई करना था। काय के ऊपर पढ़ाई करना था? जेनेटिक्स। और इन्होंने ढेर सारा मटेरियल रखा था जेनेटिक्स के ऊपर। ये किताब भी पब्लिश किया था। तो 1900 के बाद साइंटिस्ट आए, उनको वर्क करना था जीन्स के ऊपर। फिर उनको याद आया मेंडल जी के बारे में। उन्होंने मेंडल जी की किताब ओपन की और हैरान रह गए, इतना क्रिएटिव वर्क उन्होंने किया था। मतलब मेंडल जी के वर्क को कब वैल्यू आई? आफ्टर। तो बीच वाला जो ईयर है ना बेटा, वो ऐसे ही चला गया, किसी ने किताब खोल के नहीं देखी।
वो फाइल पड़ी की पड़ी रहेगी, उसके ऊपर धूल आती रहेगी। मतलब इतने साल हमने बर्बाद किए। अगर हम इसी वक्त किताब पढ़ते तो जेनेटिक्स हमें कब का समझ में आ जाता, लेकिन इतने साल हमारे क्या हो गए, बर्बाद हो गए। वो भी अच्छी बात हुई कि 19 के बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस केस को रीओपन किया। रीओपन किया तो पता चला, नहीं तो और भी नहीं लगता था पता। ये बात है बेटा। तो मेंडल की जो डेथ है ना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ, मतलब नॉमिनल डेथ हुई। वही अगर एज अ साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट की मौत होती, थोड़ा अलग वैल्यू होता। उनकी इच्छा थी कि वो एज अ साइंटिस्ट जाने जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब क्या है, उन्होंने बाद में वर्क क्यों नहीं किया पता है तुमको? उनको मतलब सर उन्होंने किताब पब्लिश की, इसके बाद कोई वर्क नहीं किया? नहीं, वर्क नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 7 ईयर कंटिन्यू वर्क किया, उन्होंने 7 साल कंटिन्यू काम किया उन्होंने एक ही प्लान के ऊपर, पी प्लान के ऊपर। जितने भी कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल, डॉर्फ, राउंड, रिंकल, जो भी है, पूरा उन्होंने वर्क किया 7 ईयर्स तक। उसके बाद मेहनत से किताब लिखी, तो किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। थोड़ा लगता है फिर कि कोई दुनिया नहीं पहचान रहा अपने वर्क को। तो हालांकि इनकी गलती नहीं थी, गलती या बाकी साइंटिस्ट की थी कि उनको इनकी किताब समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये अलग साइंटिस्ट थे, मैथ्स वाले भी थे, बायो वाले भी थे। 1:2:2:2, ऐसा कौन कौन समझेगा इसको, है ना? वाई वाई आर आर, आर आर वाई वाई, छोटा सीड बड़ा सीड, येलो सीड राउंड सीड। दिमाग के ऊपर जाता नहीं कैलकुलेशन। इसलिए उस लेवल के लोग होना जो इसके वर्क को समझ सके। गलती इनकी नहीं थी। जो साइंटिस्ट कम्युनिटी बैठी थी उनको गलती थी कि उनको इनका वर्क समझ में नहीं आया। इनके लिए थोड़ा भी स्टैटिस्टिक भी लगता है, समझा तुझे? क्योंकि रेशो जो आया था ना, वो स्टैट से आया था। ओके सर, बात समझ में आ गई? सो secondly is concept of genes are the stable and discrete unit that control the expression of trait, and a pair of alleles which did not blends with each others was not accepted by his contemporary as an explanation for the apparently continuous variations seen in the natures. इनका बोलना क्या है पहले वो सुनो। ब्लेंड का मीनिंग लिखो मिक्स। ब्लेंड का मतलब लिखो मिक्स। ब्लेंडिंग मतलब मिक्स। देखो पहले इसका मीनिंग सुनो, ये क्या बोल रहे हैं यहां तक। इनका ये कहना है, मेंडल जी क्या बता रहे हैं वो देखो। मेंडल जी का बोलना था एक जीन रहता है भाई। मेंडल जी का बोलना था एक जीन रहता है, एक जीन रहता है। हाँ, ये जीन आज की तारीख में बोल रहा है, लेकिन मेंडल ने इसी चीज को क्या नाम दिया था? मेंडल ने जीन को क्या बोला था? उस समय उसका नाम क्या था? आज उसका नाम क्या है? जीन। उस समय उसका नाम क्या था? फैक्टर। मेंडल जी का बोलना था जीन बाय नेचर कैसा होता है? स्टेबल। क्या होता है? हाँ। एंड ये डिस्क्रीट मतलब सेपरेट यूनिट रहता है। डिस्क्रीट मतलब सेपरेट यूनिट रहता है। ये एक सेपरेट यूनिट रहता है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता। ये मिक्स नहीं होता, आइसोलेट रहता है, अकेला रहता है। और ये जो जीन होता है ये एक्सप्रेस होता है और ये बनाता है ट्रेट। क्या बनाता है? ट्रेट। जैसे एग्जांपल, टॉल कौन हुआ? ट्रेट। डॉर्फ कौन हुआ? ट्रेट। रेड कलर कौन हुआ? येलो कलर कौन हुआ? ट्रेट्स। ये ट्रेट है बेटा। तो जीन कौन सा यूनिट है? स्टेबल प्लस सेपरेट। क्या बनाता है? ट्रेट। किसने बोला था? मेंडल। किसके बारे में शुरू है बात? मेंडल। तो कौन बोल रहा होगा? मेंडल। इनका और एक कहना था, द पेयर ऑफ अलील। पेयर ऑफ अलील का मतलब ये, कैपिटल टी कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, दैट इज पेयर ऑफ अलील, डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर। इनका बोलना है कि अलील जो रहते हैं एक में मिक्स नहीं होते। एक में मिक्स नहीं होते। सर कैसे? एग्जाम्पल,
कल का एग्जाम्पल देख बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका बोलना था मेंडल्स का ये दोनों एक में मिक्स नहीं होते। हाँ ये थोड़ी गलत बात थी, कल पढ़ा है ना हमने ये मिक्स होते। कल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ये ऐसे कैरेक्टर एक में क्या हो सकते हैं, मिक्स। बोल जरा ये क्या है, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्या ये मिक्स होते हैं? हाँ तो ये मेंडल की थोड़ी गलत बात थी। इनका बोलना था डिड नॉट ब्लेंड। व्हाट इज ब्लेंड? उनका बोलना था मिक्स नहीं होते, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये मिक्स होते हैं, ये मिक्स होते हैं। और उसी मिक्सिंग से बेटा क्या आता है, वेरिएशन। क्या आता है, वेरिएशन। उसी मिक्सिंग से क्या आता है, वेरिएशन। बात याद रखो। उसी से आता है वेरिएशंस। हाँ सर बात समझ में आ गई। आगे वाली बात करते हैं। मेंडल तीसरा, तीसरा इनके काम को क्यों नहीं देखा गया। तीसरा, Mendel approach of using the mathematics to explain the biological phenomena was totally new and unacceptable for to many biologists of his time. मैंने पहले बोल दिया था, वो क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे, स्टैटिस्टिक का यूज़ करते थे, रेशो लाते थे, और वो किसी के समझ में नहीं आता था। वो भी एक रीज़न था इन्हें किताब की अवॉइड किया। तो finally, though the Mendel work suggested that factors were discrete unit, he could not provide any physical proof for existence. हाँ, he could not provide any physical proof. Physical proof का मतलब है मेंडल जी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि जीन्स होते कहाँ हैं। फिजिकल प्रूफ का मतलब लोकेशन कहाँ है। जैसे हमको पता है जीन्स क्रोमोसोम पे होते हैं। कहाँ होते हैं जीन्स? जीन्स का लोकेशन क्या है, ऑन क्रोमोसोम। बोला था ना मैंने बेटा, भूल गए क्या तुम? ये कौन है, क्रोमोसोम। इसके अंदर ये कौन है, इसके अंदर ये कौन है, डीएनए। डीएनए के ऊपर ये कौन है, जीन्स। तुझे लोकेशन पता है जीन्स की अभी, लेकिन उस वक्त क्रोमोसोम नहीं पता, क्रोमोसोम ही पता नहीं था, तो जीन्स का के बारे में क्या करेंगे। तो मेंडल जी को क्या नहीं पता था कि एक्चुअली जीन्स कहाँ होते हैं। हाँ, जीन्स कहाँ होते हैं और वो कौन से केमिकल से बनते हैं। तो ये पैराग्राफ पता है क्या है, ये पैराग्राफ है कि मेंडल जी को नहीं पता कि जीन्स कहाँ है, मेंडल जी को नहीं पता कि वो कौन से केमिकल से बने हैं। और आज की तारीख में हमें पता है। बोलो जीन्स कौन से केमिकल से बने हैं। जीन्स आर मेड बाय न्यूक्लियोटाइड, जीन्स आर मेड बाय, और लोकेशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। और तुझे बताओ मैं, उसके लोकेशन को एक नाम दिया जाता है, लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस का मतलब होता है जीन्स की लोकेशन, जीन्स की लोकेशन। समझ में आया? सर उस वक्त इनको क्यों नहीं पता जीन्स कहाँ रहता है? बेटा उस वक्त क्रोमोसोम तो नहीं पता था कहाँ रहता है, तो क्रोमोसोम नहीं पता तो जीन्स कहाँ से पता चलेगा? क्यों नहीं पता था सर? क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं थे ना अच्छे। अच्छा वाला माइक्रोस्कोप कब आया? अच्छा वाला माइक्रोस्कोप बहुत बाद में आया। और इनको देखने के लिए क्या चाहिए, आपको दिखता है कि ये नहीं। तो टेक्निकली प्रॉब्लम था ना, टेक्निकल प्रॉब्लम था, क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था। तो ये भी एक समस्या थी कि मेंडल के वर्क को नहीं देखा गया अच्छे से। इनके नाम टिक करो, ये तीन बोला था ना मैंने, तीन जन आए थे, उन्होंने मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज किया था। इनका नाम ये है, डी वेराइज, कॉरेंस, वॉन स्ट्रीमैक। टी साइलेंट है बेटा, स्ट्रीमैक, टी साइलेंट है वहां पे। तीनों के नाम टिक करो। इन्होंने सर मेंडल की फाइल कब ओपन किया था?
हाँ, इन इन ऑफिसर्स ने मेंडल की फाइल कब ओपन किया था? हाँ। अब उस वक्त बात सुन मेरी सर, 1865 में कुछ नहीं था सर, माइक्रोस्कोप भी इतने अच्छे नहीं थे सर, लेकिन जैसे ये आया 1900, ओके, उस वक्त माइक्रोस्कोपी एडवांस लेवल पे चली गई। कौन एडवांस लेवल पे चली गई? उसकी वजह से हम अच्छे से क्या पढ़ पाए। और तुझे पता है क्रोमोसोम की स्टडी मोस्टली कब होती है? सेल डिवीजन। कब होती है? स्पेशली मेटाफेज। विच फेज? समझ में आया? तो क्रोमोसोम का रियल स्टडी कब पता चला? जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा, और सेल डिवीजन पढ़ा हमने 1900 के वक्त, 1900 के वक्त। 20th सेंचुरी। समझ में आया मैंने क्या बोला इधर? हाँ सर। क्रोमोसोम तब पता चला, क्रोमोसोम कुछ होता है ऐसा सेल के भीतर, ड्यूरिंग पता चला सेल डिवीजन के वक्त। क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है? क्रोमोसोम का नाम क्रोमोसोम क्यों है? क्रोमोसोम का नाम क्रोमोसोम क्यों है? और कोई नाम क्यों नहीं है? व्हाट इज क्रोमो? क्रोमा, क्रोमा कलर, सोम बॉडी, सोम, सोम बॉडी, कलरफुल बॉडी। पता है क्या हुआ था? जब साइंटिस्ट ने सेल के भीतर देखा, साइंटिस्ट ने सेल के भीतर देखा, उनको एक कलरफुल बॉडी देखने को मिला, कलरफुल बॉडी। उसी कलरफुल बॉडी को उन्होंने क्या नाम दिया? कलरफुल बॉडी। मतलब अब कलरफुल बॉडी कैसे लगेगा नाम ये? तो क्या बोला गया? क्रोमोसोम। हाँ सर, समझ में आया। एक बार पढ़ लो, तुमको समझ में आ जाएगा मुझे क्या बोलना है। अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, टिक करना। इन्होंने क्रोमोसोम का पढ़ाई किया था, क्रोमोसोम के बिहेवियर का पढ़ाई किया था, जीन्स के बिहेवियर का पढ़ाई किया था। बेटा टिक कर लो, आईएमपी है। तुझे पता है क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इधर उधर भागते रहते हैं? पढ़ा है तूने मियोसिस? वो लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, है ना? हाँ। ये नाम टिक करो, बोवेरी एंड सुटन एंड बोवेरी। इन्होंने पढ़ाई किया था क्रोमोसोम के नेचर का, जीन्स के नेचर का। क्रोमोसोम का नेचर क्या है, कैसे वो एक्सप्रेस होता है, कैसे वर्क करता है, जीन्स कैसे वर्क करते हैं। ये समझ में आया मुझे क्या बोलना है? तो क्रोमोसोम के नेचर का पढ़ाई किसने किया था? हाँ, इट इज बिहेवियर। ये समझाते हैं, ऑलरेडी मैंने समझाया आपको, तो भी एक बार रिपीट करते हैं इसको। सर मैंने एक्चुअली समझाया मैंने आपको। सर क्या समझाया था आपने? बेटा मैंने आपको ये समझाया था, क्रोमोसोम की पढ़ाई वैसे कब करते हैं आप? ड्यूरिंग माइटोसिस करते हैं, बराबर है। पता है सेल साइकिल नाम की चीज होती है। सेल साइकिल में एक होता है इंटरफेज, सुना कभी? इंटरफेज। दूसरा कौन होता है? हाँ, हाँ। गर्मी हो रही है क्या? तो बोला करो ना, विंडो ओपन करो। बेटा वो नेट का बटन है उधर, हाँ तेरे ऊपर वो, हाँ वो बंद कर। हाँ वो पिन निकाल, हाँ वो डक्टिन की पिन लगा। देखना शॉक लगे है, धीरे धीरे। गुड। रहने देना भाई। तुला बंद पाहिजे का? ऊन येत आहे का?
हाँ थोड़े बंद कर मग। चल बात सुन। सर हमने माइटोसिस के वक्त पढ़ाई किया था क्रोमोसोम का, हमने सेल साइकिल पढ़ा है सर। आपने बोला था एक होता है एम्फेज, एक होती है एम्फेज सेल साइकिल, और बाकी कौन है इंटरफेज। इंटरफेज में पता है G1 S G2, यहाँ से यहाँ तक सेल आराम करता है, पता है तुझे। और ये में सेल क्या होता है डिवाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रोमोसोम की पढ़ाई होती है ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में प्रोफेज में इतनी पढ़ाई नहीं होती। प्रोफेज के बाद कौन सा फेज, प्रोफेज के बाद कौन सा फेज, हाँ मेटाफेज। ऐसे बोला करो ठंडक लगती है ना, तो डायरेक्ट प्रोफेज के बाद कौन सा फेज, मेटाफेज। मेटाफेज ना, तब जाके क्रोमोसोम इक्विटोर पे होता है, कंडेंस होता है, और अच्छे से हम उसको पढ़ाई कर सकते हैं। वो लिखा है बेटा इधर। तुझे ये पता है माइटोसिस को कौन सा डिवीजन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर पता है पेरेंट्स का और बच्चे का क्रोमोसोम नंबर, दैट इज माइटोसिस। और मियोसिस बिकॉज पेरेंट्स का नंबर 46 और डॉटर का सेल का नंबर 23, है ना फर्क। तो क्रोमोसोम नंबर चेंज होता है सर। जिन्होंने सेल साइकिल नहीं पढ़ा उनको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मियोसिस में क्या होता है पता है तुझे, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। डिप्लॉइड वाली कंडीशन क्या हो जाती है, हैप्लॉइड, दैट इज कॉल्ड एज विच डिवीजन, रिडक्शनल। हाँ सर। क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स ऑकर इन द पेयर, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स ऑकर इन द पेयर, ऑब्वियसली कैपिटल टी पेयर में है, मतलब जीन्स ऑलवेज इन पेयर, जीन्स ऑलवेज इन पेयर्स। उसी के साथ बेटा क्रोमोसोम पेयर में रहते हैं। देख बेटा ये क्रोमोसोम है और उसका ये साथीदार है, दोनों साथी, इनका नाम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, तुम्हारे अंदर जितने क्रोमोसोम्स है वो सब पेयर में है। तुम्हारे अंदर 46 क्रोमोसोम है बेटा, कितने क्रोमोसोम है, और सबके सब कैसे है, पेयर में है। जैसे ये पहला क्रोमोसोम का पेयर, ये पेयर में है, पहला क्रोमोसोम नंबर पेयर में है, दूसरा क्रोमोसोम पेयर में है, हाँ, तीसरा क्रोमोसोम पेयर में है, उसके बाद में चौथा क्रोमोसोम बेटा ये भी पेयर में है, येलो कलर पेयर में है, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलना है इसको, याद रखना जीन्स भी हमेशा क्या रहते हैं, पेयर में, और क्रोमोसोम भी क्या रहते हैं, पेयर में। तुम्हारा कोई स्किन का सेल निकालो, देखो इसमें क्रोमोसोम क्या कौन से फॉर्म में, पेयर में दिखाई देंगे, काय में दिखा देंगे, पेयर में। हाँ सर समझ में आया। उसी पेयर का नाम क्या है बेटा, पेयर का नाम क्या है, हाँ हाँ होमोलोगस क्रोमोसोम नाम है पेयर का। इसमें थोड़ा मैं और एक चीज आपको समझा दूं, इधर ध्यान दे, ध्यान दे इधर। सर इमेजिन करो सर ये क्रोमोसोम है एक, हाँ बेटा ये भी क्रोमोसोम है। अब खुद देख लीजिए पेयर में है क्रोमोसोम, काय में है, पेयर में। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा हाइट वाले जीन की, हाइट वाले जीन्स। तो एक हाइट वाला जीन यहाँ पे रहता है, मेरी बात समझना और बराबर देखना। एक हाइट वाला जीन यहाँ पे है, उसका नाम है कैपिटल टी, क्या नाम है इसका, और दूसरा जो टी होता है वो इससे पे सेम नहीं है, ऐसे टी नहीं लिख सकते तुम, ये गलत बात है, यहाँ लिखना पड़ेगा तुझे। मतलब क्रोमोसोम भी पेयर में है और जीन्स भी पेयर में, ऐसे रहता है हमेशा। अगर तू ऐसा लिखता हो कैपिटल टी, इसका मतलब ये टी एक सिंगल क्रोमोसोम में है, दूसरा टी उधर वाले क्रोमोसोम में। समझ में आया, हाँ या ना, हाँ ऐसे होता है बेटा ये। दूसरा कोई कलर का जीन है, कलर का जीन है बेटा, सुन मेरी बात। सर ये है रेड कलर वाला जीन, कौन सा जीन, हाँ, और सर ये है व्हाइट कलर वाला जीन। मतलब कैरेक्टर एक ही है, कलर, कैरेक्टर एक ही है, कौन सा, कलर, उसके ट्रेड बदल गए, मतलब वो कौन सा कलर, बता, ये जीन कौन सा कलर एक्सप्रेस करेगा, ये जीन,
मतलब कलर वाले जीन्स एक ही लोकेशन में है, देख इधर इधर लोकेशन एक ही है वो। सिर्फ इतना याद रखना कि वो अगर कैपिटल टी है ना तो सिंगल रहेगा यहाँ पे, वहाँ पे आप डबल टी नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा बोल रही है डबल टी नहीं लिख सकते आप, उसका एक टी उस पे होता है, इसका एक कलर का जो है जीन वो इस पे होता है। समझ में आया तुझे? ओके, ये क्लियर हुआ क्या बताओ पहले? हाँ तो बताओ, एक कैपिटल टी है, ये रहेगा एक क्रोमोसोम पे, ये रहेगा, हाँ मैंने ऐसा लिखा तो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बता, ये रहेगा एक क्रोमोसोम पे, ये रहेगा, हाँ वेरी गुड। हाँ सर समझ में आया। ये पता है क्या है, ये मियोसिस वाला टॉपिक है एक्चुअली, वो क्रॉसिंग ओवर वाला। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस शब्द गए हैं कहीं ना कहीं, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकेनेसिस, कहीं दिख रहा है सर हमें यहाँ पर भी? एक बार देखो तुमको क्या समझ रहा है तो। एक काम कर, पहले इतना ही देख ले यहाँ तक। इसके लिए पता है तुझे मियोसिस पूरा पता होना चाहिए। मियोसिस पता है तो समझेगा ये, नहीं तो मुश्किल होगा। उन्होंने शॉर्ट में बात की यहाँ पे, हमें मियोसिस पूरा पता होना चाहिए बेटा। अगर आपको मियोसिस पता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। चलो एक बार एक्सप्लेन करते हैं इसको, सर ये कैसे आया तो। हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा ये, तो भी देख लो क्या लिखा है इधर। आप एक काम करो, आपसे येलो कलर है ना, ये ऊपर का येलो कलर उसको देखो, जो येलो कलर है उसको देखो सिर्फ, और देखो ये हो क्या रहा है। सिर्फ येलो कलर को देख बेटा। सर एक सिंगल येलो कलर था सेल के अंदर, और वो सेल फिलहाल कहाँ है? जीवन में। कहाँ है वो? जीवन के बाद क्या होता है? एस। तुझे पता है एस में क्या होता है? उसका रेप्लिकेशन क्या होता है? समझा मैंने क्या ड्रॉ किया? देख पहले यहाँ पे सिंगल येलो कलर है, वो डबल हुआ बेटा इधर। डबल क्यों हुआ? बीच में कौन सी फेज आती है? एस में क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए का दो डीएनए हो गया, पता है ना ये कंसेप्ट, एक का दो डीएनए हो गया। उसके बाद में सर यहाँ पर आता है मियोसिस वन का एनाफेज। एनाफेज, ओके, मतलब इसके बाद वाली बात कर रहे हो। इधर ध्यान दे, यहाँ समझेगा तुझे। ये सेल था, ये सेल था, मेरी बात सुनना बेटा। यहाँ पे एक सिंगल येलो कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर, मेरी बात समझना। येलो कलर ग्रीन कलर, ये आपका जीवन फेज। उसके बाद में आता है एस फेज। येलो कलर कितने हो गए? रेप्लिकेशन के बाद। ग्रीन कलर कितने हो गए? रेप्लिकेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद में मियोसिस वन में एंट्री करेगा वो। आफ्टर मियोसिस वन, मियोसिस वन में क्या होगा? प्रोफेज वन।
उसमें क्या होगा सर, वही बात है बेटा, येलो कलर जो है वो एज इट इज यहाँ पे है और ग्रीन कलर यहाँ पे है। ये आपका प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में अलग अलग फेज आती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, वो पता है तुझे, अलग अलग फेज आती हैं। हाँ, और उसमें होता क्या है सर, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें होता है रिकॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों जो रहता है वो अलग अलग हो जाते हैं। कैसे क्या सर, मेरे बात सुनना, कुछ येलो कलर इधर आएगा, कुछ ग्रीन कलर इधर जाएगा, कुछ येलो कलर इधर आएगा, कुछ ग्रीन कलर उधर जाएगा, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। कुछ ग्रीन कलर इधर जाएगा, कुछ येलो इधर आएगा। ये तेरा है प्रोफेज वन। कौन सा वन? उसके बाद में आता है मेटाफेज वन। कौन सा वन? मेटाफेज वन में क्या होता है सर, मेटाफेज वन में ये क्रोमोसोम ऐसा लग गया और ये क्रोमोसोम ऐसे लग गया, ठीक है, ऐसा ऐसा, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज वन। पता है मेटाफेज वन में वो इक्वेटोर पे आते हैं, उधर है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ये कौन सा फाइबर, स्पिंडल, ये कौन सा फाइबर, स्पिंडल। उसके बाद में आता है एनाफेज। कौन सी फेज? एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा सर बेटा, ये वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। तो येलो कलर क्रोमोसोम को अलग कर दे, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। हाँ सर, ग्रीन वाला अलग हो गया। कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या बोला? इक्वेटर से क्या हो गए, वो एनाफेज हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग। ये कौन सी फेज थी बेटा? एनाफेज। क्या लिखा? प्रोफेज, मेटाफेज वन, एनाफेज वन। नेक्स्ट लास्ट फेज कौन सी है? लास्ट फेज कौन सी है? टीलोफेज। टीलोफेज कौन सी? वन। टीलोफेज में क्या होगा सर? टीलोफेज में बेटा यहाँ पे तेरा येलो कलर वाला क्रोमोसोम आ जाएगा और यहाँ पे तेरा ग्रीन वाला क्रोमोसोम आ जाएगा। ओके, येलो के ऊपर न्यूक्लियस आ जाएगा और ग्रीन के ऊपर न्यूक्लियस आ जाएगा। पता है यहाँ पे क्या हुआ? दो न्यूक्लियस मिल गए। क्या मिल गए? दो न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे हुआ कैरियोकाइनेसिस, दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस। कौन सा काइनेसिस? इसके बाद होगा बेटा साइटोकाइनेसिस, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे। सर ये वाला सेल अलग, ये वाला सेल अलग। इसमें न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस, एक तरफ येलो कलर क्रोमोसोम, एक तरफ ग्रीन कलर क्रोमोसोम, ऐसा होगा बेटा। अब मिल गया हमें दो डॉटर सेल्स। अब मेरी बात सुन, तू एक बात बता, यहाँ पे तुझे एक ही सेल में कितने कलर नजर आ रहे हैं? दो। तुझे नहीं लगता यहाँ पे येलो कलर ग्रीन कलर क्रोमोसोम है? इसका मतलब ये ट्वाइस यन है। क्या है ये? मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है? क्या है ये? और इनके बच्चे देखो, येलो कलर अलग हुआ, ग्रीन कलर अलग हुआ, इसका मतलब ये कौन हो गए सर? हैप्लॉइड। क्या हो गए? मतलब वो बंदा पेयर में था, वो बंदा पेयर में था, अब ये बंदा क्या हो गया? अनपेयर्ड, मतलब डिप्लॉयड इनटू हैप्लॉइड। अब आगे वाली कहानी तुझे पता है कैसी होगी, तो इसको कंटिन्यू कर, इसको अभी चल, इसको अभी तू बात कर प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज, क्योंकि इसका शुरू हो जाए, मियोसिस 2 चालू हो चुका है, मियोसिस 2। पहले प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होगा सर? कुछ नहीं बेटा, प्रोफेज तुझे पता है क्या क्या होता है, वो मेम्ब्रेन वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाती है, सब कुछ है ना। ये प्रोफेज वन। प्रोफेज वन के बाद आता है मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज कौन सा था ये? 2। उसके बाद में क्या आता है? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में पता है क्या होता है वापस? सेंट्रियोल, सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर, और यहाँ बीच में कौन आता है पता है तुझे? क्रोमोसोम। कौन आता है? क्रोमोसोम। कौन आता है? क्रोमोसोम। तुझे ये पता है मेटाफेज वन वाला ये वाला स्टेप और इसमें फ़र्क है? इसमें कितने क्रोमोसोम अरेंज है? ऐसे दो। इसमें कितने क्रोमोसोम है? एक। बाद में कौन सी फेज है बेटा? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम मत बोलना, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड, सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ, समझ में आया? सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। और उसके बाद आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, इसके अंदर चला गया,
ये वाला क्रोमेटिड इसके अंदर ये चला गया, ये क्रोमेटिड्स। समझा है क्या था बेटा? देख लेना सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड, और इसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो ऐसी पूरी कहानी है ये मियोसिस की। वो डायग्राम जो है ना, वो रहने दो, तुम पढ़ो मत, वो नहीं आता एग्जाम में। तुझे पहले मियोसिस क्लियर होना चाहिए, तब जाके वो डायग्राम क्लियर होगा। सर कौन से डायग्राम की बात कर रहे हैं आप? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जो डायग्राम मैंने पढ़ाया ना आपको, वो ये इस तरह का डायग्राम है, उन्होंने शॉर्ट में बताया है। ये एक डिफरेंस है जीन्स वर्सेस क्रोमोसोम का, लिखा है क्या उधर? है क्या उसमें डिफरेंस? कौन सा डिफरेंस है वो? जीन्स वर्सेस क्रोमोसोम है ना? हाँ, पहला क्रोमोसोम है, बाद में जीन्स है। पहला कौन है? क्रोमोसोम। दूसरा कौन है? जीन्स। सर ये काय की इंफॉर्मेशन है? क्रोमोसोम। ये काय की है सर? जीन्स। एक काम कर, हर एक का मीनिंग सुन अभी। ये क्रोमोसोम है, वो जीन्स है। पहली चीज, क्रोमोसोम हमेशा क्या मिलता है? पेयर में। कैसे हो क्रोमोसोम? कैसे क्रोमोसोम? पेयर में। दूसरा, दूसरी मेरी बात सुनना बेटा, जब भी यहाँ पे मेरी बात सुनना, जैसे कि एक सेल होता है जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, क्या रहता है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन इससे जब कोई स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा? तो उसमें पेयर्ड क्या बन जाएगी? अनपेयर्ड। पेयर्ड क्या बन जाएगी? वही लिखा है यहाँ पे। सेग्रीगेट का मतलब है सेपरेट। तुम्हारा पेयर सेपरेट हो जाएगा, तुम्हारा पेयर क्या हो जाएगा? सेपरेट। कब हो जाएगा सेपरेट? जब वहां पे होगा स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis, मतलब गमिट फॉर्मेशन। तो segregate at time of gamete formation such that only one of each pair, only one of each pair transmit to the gametes। मतलब दो में से कोई एक बंदा आ जाएगा गमिट के अंदर। क्या दो जा सकते हैं क्या गमिट में? यहाँ पे गमिट में यहाँ पे दो क्रोमोसोम जा सकते हैं क्या? क्या जाएगा? कोई भी एक क्रोमोसोम। हो गया सर पॉइंट। तीसरा उन्होंने बोला है, तीसरा पॉइंट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब सर, मतलब समझ बेटा, मतलब ये है, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे कोई क्रोमोसोम है, जैसे ये क्रोमोसोम है बेटा, हाँ ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए बंधे हुए हैं, वो अलग हो सकते हैं। इज नॉट कि वो हमेशा के लिए बंधे हुए हैं, हाँ जाल में बंधे हुए हैं, हथकड़ी लगाए उनको, ऐसा नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। ये वाला क्रोमोसोम इस पे डिपेंड नहीं है, ये वाला इस पे डिपेंड नहीं है। इमेजिन कर, ये ए वाला क्रोमोसोम है, बी वाला क्रोमोसोम है, ना ए बी पे डिपेंड है, ना बी ए पे डिपेंड है। दे आर इंडिपेंडेंट। सिर्फ वो साथ में रह रहे हैं, बट दे आर इंडिपेंडेंट। वो अलग हो सकते हैं। ओके, बस ये हो गया सर 3 पॉइंट, क्रोमोसोम के 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला गया? वो क्या में, पेयर में कैसे रहते हैं? वक्त आने के बाद वो अलग हो सकते हैं, लेकिन कब? जब गमिट बनेगा। कब बनेगा? और यहाँ पे अगर वो पेयर में है, लेकिन वो पेयर कैसी है? डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? ऐसा। यहाँ पर भी सेम लिखा है, ये सेम है ऐसे। ये जीन्स के बारे में बेटा, सब कुछ तो सेम है इनमें। हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें क्रोमोसोम कौन है और जीन्स कौन है, सबसे लास्ट में। यहाँ पे लगभग वो एक जैसे रहते हैं। ये पैराग्राफ तो जीन्स का लिख ले।
लगभग सेम ही रहते वो, क्योंकि सिंपल सी बात है, सेम क्यों है, सेम क्यों है, सिंपल सी बात इसलिए बोला मैंने, देख बेटा इधर, बेटा ध्यान दे इधर, ये है एक क्रोमोसोम, ये है दूसरा क्रोमोसोम, यहाँ पे एक जीन है कैपिटल टी, यहाँ पे एक जीन है स्मॉल टी। मैंने ऐसे क्यों बोला कि लगभग सेम जैसे है? अब सिंपल सी बात है, ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है। हाँ, जहां जहां क्रोमोसोम ए जाएगा वहां वहां ऑब्वियसली कौन जाएगा? हाँ, जहां जहां क्रोमोसोम ए जाएगा वहां वहां कौन जाएगा? जाएगा ना बेटा कैपिटल टी। जहां जहां ये वाला क्रोमोसोम जाएगा वहां कंपलसरी कौन जाएगा? इसलिए वो लगभग एक जैसे ही हैं। समझा तू? एग्जाम्पल ले, तेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी, और तू गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी माने क्रोमोसोम और तू मतलब जीन्स, गाड़ी मतलब तू मतलब जहां जहां गाड़ी जाएगी वहां जाना पड़ेगा ना तुझे, या तू अलग जाएगा गाड़ी अलग जाएंगी? एक जैसी है बात, समझा? हाँ, फर्क है दो गाड़ियों में, दो गाड़ियों में फर्क है, ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम मतलब दो बुलेट्स है ये, या दो गाड़ियां हैं। अब इस गाड़ी पे बैठा है ए नाम का जीन्स, इस पे बैठा है बी नाम का जीन्स। मेरी बात सुनना, ये गाड़ी ए है विथ ए जीन्स, ये गाड़ी बी है विथ बी जीन्स। समझा तुझे पहले कहानी में कौन क्या है? तो ये गाड़ी विथ ए जीन्स, ये गाड़ी विथ बी जीन्स, दो गाड़ी, जो दोनों गाड़ियां हैं साथ में जा रही है, दोनों गाड़ियां कहाँ जा रही है? साथ में जा रही है। अब मुझे बात बता, जहाँ जहाँ ए गाड़ी जाएगी वहाँ कौन सा जीन जाएगा? जहाँ जहाँ ए गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ कौन सा जीन जाएगा? ए। जहाँ जहाँ बी गाड़ी जाएगी वहाँ पे, भले ये दो गाड़ियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इसका जो ए जीन्स है वो अलग नहीं हो सकता। ए क्रोमोसोम पे ए ही जीन रहेगा, बी क्रोमोसोम पे बी जीन्स रहेगा। समझ में आया? ये गाड़ी का ड्राइवर इसी पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सेपरेट क्या हो सकता है बेटा? क्रोमोसोम्स। क्या अलग हो सकते हैं? क्रोमोसोम्स। जैसे ये व्हीकल है, इसने टर्न लिया, तो इसके टर्निंग के साथ इसके ऊपर जो ए नाम का जीन्स है वो भी इसके साथ जाएगा, वो सीधा नहीं जाएगा ऐसे। समझा क्या? वो भी टर्न होगा। तुझे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये दिमाग के ऊपर गया? किताबें बंद मत करो, ये टॉपिक होने तो पहले ये लाइन टिक करो। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सर किसने लिखी थी थ्योरी? सुटन एंड बोरी ने लिखी थी थ्योरी। इन्होंने थ्योरी को लिया था, लीड किया था कि क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है इनहेरिटेंस के लिए, मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के लिए क्रोमोसोम जिम्मेदार रहता है, इनका ये बोलना था। बस इतना याद रख तू। ये थ्योरी किसने लिखी थी? बस इतना एग्जाम में आता है। थ्योरी किसने लिखी थी कि इनहेरिटेंस के लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोसोम। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोसोम। ऐसा किसने बोला था? हाँ, इन्होंने बोला था। उन्होंने क्या किया था? दो नॉलेज इकट्ठा किए थे। अब मेरी बात सुन, कौन से दो नॉलेज? एक मेंडल जी का नॉलेज जीन्स का, एक मेंडल जी का, क्योंकि मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में पता नहीं था, मेंडल को थोड़ा बहुत जीन्स के बारे में पता था, तो मेंडल का जीन्स का नॉलेज और इन दो साइंटिस्ट का खुद का क्रोमोसोम का नॉलेज। मेंडल का कौन सा नॉलेज? जीन्स। और इन दोनों का खुद का कौन सा नॉलेज? क्रोमोसोम। मर्ज किया और उससे एक नया थ्योरी बनाया। नाम क्या है? तो ये थ्योरी दोनों की कॉम्बिनेशन है। कौन से दो कॉम्बिनेशन? जीन्स और क्रोमोसोम। जीन्स की नॉलेज किसको थी?
ऐसा था बेटा ये है आपका लास्ट, उसी थियरी का लास्ट एक्सपेरिमेंट, सूटन एंड बोवरीज। उसके बाद इन दो साइंटिस्ट के बाद एक तीसरे साइंटिस्ट वहाँ पे आए थे उसी का पढ़ाई करने, जेनेटिक्स का। अब थोड़ा मैं यहाँ आपको यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं। ट्विस्ट ऐसा है बेटा, सुन ले मेरी बात। मेंडल ने वर्क किया था काय के ऊपर? कौन सा पौधा था? पी प्लांट का। तूर नहीं था ना? हाँ। मेंडल ने वर्क किया था पी प्लांट। तो ये जो साइंटिस्ट है इनका नाम है मॉर्गन, TH मॉर्गन। ये इधर लिखे है, इधर उधर देख रहे, इधर लिखा है। साइंटिस्ट का नाम मॉर्गन। उधर मेंडल ने कौन से एक्सपेरिमेंट किया था? पी प्लांट। सेम एक्सपेरिमेंट मॉर्गन जी करना चाहते हैं, लेकिन पी के बदले उन्होंने एक मक्खी को लिया जिसका नाम था ड्रोसोफिला। मतलब जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया वही मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड वाला सेम एक्सपेरिमेंट फॉलो करना, सिर्फ यहाँ पे खिलाड़ी चेंज होगा। वहां मटर था, या मक्खी है। क्या नाम मक्खी का? ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला, हाँ। इसका नाम कौन सी फ्लाइज? फ्रूट फ्लाई, नॉट हाउस फ्लाई। फ्रूट फ्लाइज, नॉट हाउस फ्लाई। हाँ, आता है एग्जाम में। फ्रूट फ्लाई थोड़ा अलग होता है ये। सर मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था क्योंकि उसके बहुत सारे कैरेक्टर थे, अच्छे अच्छे कैरेक्टर थे। इन्होंने मक्खी क्यों सिलेक्ट किया? मतलब मक्खी क्यों सिलेक्ट किया? तुमने एक मूवी देखा है मक्खी? है ना, बड़ा फेमस हुआ था। साउथ इंडिया की मूवी थी ना मक्खी। हाँ। सुनो, मक्खी क्यों सिलेक्ट किया? पहली चीज, जल्दी अवेलेबल है। हाँ, अब वो एक वर्ड बोलते हैं ना कि मच्छर मार रहा है कि मक्खी मार रहा है ना। जल्दी अवेलेबल है। दूसरी बात, ये मीडिया में जल्दी ग्रो होती है, मीडिया में जल्दी ग्रो होती है। इसका जो प्रेगनेंसी समय बड़ा कम है, बहुत सारे अंडे देती हैं, तो प्रोजेनी ज़्यादा है। तो इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट में है, इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट में है, प्रेगनेंसी टाइम कम है, बहुत सारे एग्स होते हैं, और ये जल्दी अवेलेबल होती है। और इसका जो जीन्स है वो जीन्स थोड़ा स्टडी जैसा होता है, जैसे ह्यूमन से थोड़ा मैच करता है। इसका जीनोम हो चुका है, मतलब इसके जीनोम पर पढ़ाई हो चुका है। जैसे अपना जीनोम का हो गया ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वैसे इसका भी जीनोम पढ़ाई हो चुका है। ओके सर। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, तो रिजल्ट जल्दी मिलता है, और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है क्योंकि प्रोजेनी ज़्यादा है, इसकी बच्चे ज़्यादा है इनके। और इसका जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 2 हफ्ते का है। कितने हफ्ते का है? 2 वीक्स का। तो रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं, और ऐसे ही साइंटिस्ट एक्सप्लेन मतलब सिलेक्ट करते हैं ताकि उनको रिजल्ट जल्दी मिल सके। और इसमें जल्दी पता चल जाता है कि फीमेल और मेल, क्योंकि जो मेल होता है फ्लाइज, मेल फ्लाइज देखा होगा आपने, वो मेल फ्लाइज इसका साइज छोटा होता है। ओके। और फीमेल जो फीमेल होता है उसका जो साइज जो बड़ा होता है, तो जल्दी फर्क क्लियर होता है, फर्क जल्दी क्लियर होता है। ओके। तो ये कुछ कारण थे इनको सिलेक्ट करने के लिए, बाकी हम कल बात करेंगे।